ब्राह्मण प्रत्याशी उतरने के नाते वहाँ पे काफ़ी ब्राह्मण जो हैं वो उसके साथ जा रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है सामने कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बसपा का परंपरागत वोट प्लस ब्राह्मण प्लस अगर जीतता देखेगा तो मुस्लिम और वर्ग भी दे देंगे। तो इस तरीके से जो वहाँ पर, लेकिन वहाँ भी लड़ाई मजबूत है, धौरारा में भी और लखीमपुर में भी मजबूत है, क्योंकि अगर 20% का जो मार्जिन है, अगर 20% वोट फिर से अगर वो बसपा में चला गया तो वोट बटेगा और उसके बाद लड़ाई सीधे इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। हाँ, कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही रहा है, क्योंकि जातिवाद तो हर जगह है, हर पार्टी में है, हर पार्टी में जातिवाद है। क्योंकि अगर जनता बात करती है कि जो बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ती है, तो इस वजह से जातिवाद तो देखे बीजेपी और जो उत्कर्ष वर्मा है, दोनों को टक्कर देखने को मिल रही है लखीमपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस वक्त लखीमपुर खीरी में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिले की ये पत्रकारों की वो फौज है जो गांव-गांव तक और शहर कस्बे गांव से खबरें निकालकर बाहर लेकर आती है, जो बताती है लोगों को कि आखिर क्या चल रहा है, क्या मूड है यहाँ पर लोगों का। हम शुरुआत यहाँ सबसे पहले करते हैं जो जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्हीं से। सर, क्या नाम है आपका? इनके मिश्रानंद कुमार। मिश्रा जी, किस तरह की हवा है यहाँ पर 2024 को लेकर? 2024 में चुनाव की हवा है। किस तरह की है, क्या समीकरण है? समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष है, जो युवा है भी, अजय मिश्र टैनी है जो बहुत बड़ा पद है उनके पास देश के। सीधा संघर्ष है भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी में। जाति समीकरण की अगर आप बात करें तो क्या है? जाति समीकरण में गठबंधन प्रत्याशी कम नहीं है और बहुत तगड़ा मोर्चा ले रहा है। उसमें उनके ऐसे समीकरण है कि वो काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, अंश कालरा यहाँ पर आए, जो मायावती भी आई? अंश कालरा किसी को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन अंश कालरा को लड़ाई में नहीं है, वो संघर्ष में नहीं है। ये हो सकता है कि उन्हें जो वोट मिल जाए, हो सकता है पिछली बार भाजपा को मिले हों या सपा को मिले हों, वो दोनों में किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन वो सीधे संघर्ष में यहाँ नहीं आते। क्या लग रहा है इस बार हर बार की अपेक्षा? 2 चुनाव हुए, अजय मिश्र टैनी लगातार चुनाव जीते, इस बार किस तरह की टक्कर देख रहे हैं? समीकरण बदले हुए हैं, नतीजा तो भविष्य के गर्त में है, कोई बोल भी नहीं रहा वोटर। लेकिन इतना ज़रूर है, बार बार वही बातें बहुत ज़्यादा जनता पर असर नहीं कर पाती हैं। और कोई जो मेन समस्याएं हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उस पर कोई कारगर प्रयास नहीं हो रहे हैं। महंगाई इस तरह बढ़ती है, जैसे सेंसेक्स बढ़ता है, 400 रुपये किलो टमाटर हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद 90 रुपये में हो जाता है, फिर 60 रुपये में हो जाता है, 250 रुपये किलो प्याज हो जाता है, फिर एकदम घट जाता है। तो सब्जी मंडी से सब्जी आती है, फिर जब मार्केट में जाती है तो 20% बढ़ जाती है, मार्केट से मोहल्लों में जाती है तो 20% और बढ़ जाती है। तो आखिर इस पर नियंत्रण किसका रहेगा? उसको तय करना होगा कि कीमतें कैसे नियंत्रित की जाएंगी। अनकंट्रोल्ड प्राइस इंडेक्स चल रहा है, महंगाई के लिए परेशान है, पूरे घर का खर्चा चलता है जितने में, उतने में आज सब्जी खरीद रहा है। ये भी मुद्दा रहेगा क्या, महंगाई? तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बताया ना, जितने में पूरा घर चलता था उतने का सब्जी खरीद रहा आदमी है। 250, 300, 350, 400 की सब्जी खरीद कर लाता है। 12,000 रुपये पाने वाले हैं कितने लोग? सरकार राशन तो दे रही है ना? राशन दे रही, मसाला, तेल, दवा। आपने हर दवा पर GST लगा दी। गरीब आदमी बीमार नहीं होगा, खाली आटा फाँकेगा, खाली राशन फाँकेगा। उसके लिए और भी संसाधन चाहिए। मार्केट का क्या हाल है? आखिर कोई गोली 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये से कम नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी को दवा फ्री होनी चाहिए, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन। ये तो साजिद तो कह गए हैं मोदी जी को, अजय मिश्र टैनी जी को जिता दीजिए, हम इनको बहुत बड़ा आदमी और बना देंगे। और बड़ा उनके पास कोई चाबी होगी, बड़ा आदमी बना देते होंगे, तिजोरी होगी उसमें खोल के बना देते हैं। कई जगह कह चुके हैं कि वो लखीमपुर नहीं कहा है। आजकल कहने की बात छोड़ दो, नेता क्या कहते हैं वो तो सब बदल गया है। तो किसी को बड़े आदमी बना दें, बड़ा आदमी तो भगवान बनाता है, मैंने जो सुना है। बड़ा आदमी आदमी का जो संघर्ष है, आदमी की जो मेहनत है वो बनाती है। लेकिन अब इस देश में तो गृह मंत्री बड़ा आदमी बनाते हैं। हो सकता है उनके पास कोई चाबी हो, बना दें। हमारे साथ और मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, किस तरह से देखते हैं जो 2024 का चुनाव हो रहा है यहाँ पर? इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, बीजेपी से अजय मिश्र टैनी है जो
पावर वेट हैं और पावरफुल इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं देश के, बीएसपी ने एक सिख कैंडिडेट को उतारा है। कैसे देखते हैं, जाति के समीकरण के अनुसार क्या पा रहे हैं आप? देखिए, जातीय समीकरण तो इस बार जातीय समीकरण भी काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं जातीय समीकरण, क्योंकि जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो कुर्मी बिरादरी से हैं, उत्कर्ष वर्मा, और अजय मिश्र टेनी एक बड़ा नाम है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और एक बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं और एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़िले में। लेकिन इस बार कहीं न कहीं चुनौती उनको मिल रही है। हालांकि शुरुआत में बहुत चुनाव हल्के में वो लोग भी ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे चुनाव है नहीं, लेकिन जिस तरीके से आखिरी के चरण, अब ये चौथा चरण आते आते यहाँ भी मेहनत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, उनके कार्यकर्ताओं को, मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ रहा है, घर घर जाना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है और उसी के सहारे वो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं हमेशा। और एक मोदी का नाम तो है ही है, प्रधानमंत्री जी का, तो उसको लेकर के एक उनके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है। और जो भी, चाहे अमित शाह आ रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि अगर अजय मिश्र टेनी को या रेखा वर्मा को आप वोट दोगे तो वोट हमारे खाते में आएगा। अभी हर गांव में जनसभा हुई थी, वो हर जगह कहते हैं ये बात। इसका मतलब कैंडिडेट्स का अपना कोई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा इस समय महत्व तो है नहीं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जो रिपीट कैंडिडेट हुए हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। पिछली बार जो अजय मिश्र टेनी को 53.6% वोट मिले थे, उसमें एक बहुत बड़ा जो वोट था वो था दलित बिरादरी का, करीब 19 से, मतलब 15 से 20% के आसपास रहा होगा, क्योंकि पिछली बार दलित वोट जो पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद एकदम से पूरा जो माहौल क्रिएट हुआ था, वो दलित वोट पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी में। और बसपा का कोई चुनाव चिन्ह नहीं था, अपना हाथी चुनाव चिन्ह नहीं था, तो बसपा का प्रत्याशी न होने के कारण जो दलित वोट था वो जाटो और जो बसपा का परंपरागत वोट पूरा का पूरा वो बीजेपी में चला गया था। इस बार चूंकि बसपा लड़ रही है, मायावती भी बहुत दमदारी तो नहीं दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी वो उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे अंशय कालरा खड़े हैं, तो वो गाज़ियाबाद से पहले उनको टिकट दिया गया, और यहाँ कोई उनको जानता नहीं था, वो मतलब पैरासूट प्रत्याशी एक तरीके से हैं। लेकिन जो बसपा का एक परंपरागत वोट है, इस बार जा रहा है। जैसे धौरारा की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया गया है, तो ब्राह्मण प्रत्याशी उतरने के नाते वहाँ पे काफ़ी ब्राह्मण जो हैं वो उसके साथ जा रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है सामने कि भाई सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बसपा का परंपरागत वोट प्लस ब्राह्मण प्लस अगर जीतता देखेगा तो मुस्लिम और वर्ग भी दे देंगे। तो इस तरीके से जो वहाँ पर, लेकिन वहाँ भी लड़ाई मजबूत है, धौरारा में भी और लखीमपुर में भी मजबूत है, क्योंकि अगर 20% का जो मार्जिन है, अगर 20% वोट फिर से अगर वो बसपा में चला गया तो वोट बटेगा और उसके बाद लड़ाई सीधे इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी और ये काफ़ी रोचक हो जाएगी। अगर 20% वोट घटता है तो करीब आप 53 में से 20 घटा दीजिए तो उतने पे आ जाएगा और फिर मुकाबला काफ़ी रोचक हो जाएगा। क्योंकि लगता है इस बार टक्कर होगी, क्योंकि कुर्मी वोटर इस बार बड़ा लामबंद है। पिछली बार कुर्मी वोटर भी था जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, एक मेजॉरिटी कुर्मी वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास था। हालांकि कुर्मी बिरादरी से ही पिछली बार रवि प्रकाश वर्मा की बेटी खड़ी हुई थी, पूर्वी वर्मा, लेकिन इस बार का माहौल जो है वो कुर्मियों को भी लग रहा है कि उनकी जाति का कोई बड़ा नेता हमारी राजनीति ज़िले से जा रही है, क्योंकि इस ज़िले में बहुत एक बड़ा इतिहास रहा है। 8-8, 9-9 बार जो है कुर्मी सांसद रहे हैं, तो कुर्मी भी एकदम लामबंद है। और जो छोटी जातियाँ हैं, कल अखिलेश यादव की जैसे जनसभा थी तो बहुत गरीब लोग, बहुत मजदूर और किसान, और उन्होंने पूरे भाषण में अखिलेश यादव ने किसानों का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, मुद्दों का जिक्र किया, नौकरियों का जिक्र किया, बेरोज़गारी का जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के जिक्र नहीं कर रहे हैं कहीं भी। वो खाली प्रधानमंत्री का जो गुणगान होता है उनके, वो तो करते ही करते हैं, और भी
जो अपनी लाभार्थी वर्ग है वो देख रहे हैं कि हमने 10 करोड़ उज्ज्वला दी, 10 करोड़ आवास दिए, तो एक वर्ग उनके पास भी है, निश्चित तौर पे है। और भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने में तो माहिर है ही है, उनके पास चुनाव प्रचार तंत्र है और सब चीज़ें हैं। लेकिन इस बार जो गरीब आदमी है कहीं ना कहीं वो उतना भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग भी गांव में जाते हैं। पिछली बार जैसे 14 में था तो आदमी कहता था कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है, लेकिन अब ये आदमी गांव का लेबर ये भी कहने लगा कि 10 साल में इन्होंने किया क्या है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इतना सिलेंडर इतने का हो गया, हम लोग खाने के लिए जो ने यहाँ का लेबर भी 20 हर जगह हो रहा है। देखा जा रहा है कि वोट परसेंटेज कम हो रहा है। वोट परसेंटेज कम क्यों नहीं होगा भाई? 30% उत्तर प्रदेश का लखीमपुर का जो लेबर है 30% बाहर काम कर रहा है। किसी भी गांव में चले जाइए 30 से 40% आदमी जो हैं वो सब बाहर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। तो ये बेरोजगारी का आलम नहीं है, यहाँ काम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में काम ही नहीं है तो वो पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, केरल जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है। यहाँ का आदमी इतनी दूर जा रहा है। पहले ये था कि कृषि प्रधान जिला था लखीमपुर खीरी, यहाँ गन्ना छोलने के लिए बिहार से लेबर आती थी, पूर्वांचल से लेबर आती थी, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, पता नहीं कहाँ से यहाँ लेबर आया करती थी। आज ये है कि यहाँ के लेबर, यहाँ का यूथ, गांव का यूथ, कोई हरिद्वार में काम कर रहा है, कोई शिमला में काम कर रहा है, कोई श्रीनगर कश्मीर में काम कर रहा है। तो ये जो पलायन की प्रवृत्ति शुरू हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है कि वोट परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और हर गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आदमी आपको शायद किसी गांव में तो आदमी मिलेंगे ही नहीं, 2, 4, 10, 20 आदमी मिल जाएंगे। लेबर पूरा का पूरा सब पलायन कर गया है। तो वोट परसेंटेज इस वजह से अभी गेहूँ कटाई ख़त्म हुई है। मैं अपने गाँव की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर लेबर सब थोक के थोक चले गए हैं, पंजाब चले गए, कोई हरियाणा चला गया काम। और कई बार तो ये भी हो रहा है, इस बार ये भी खास बात है कि वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम की स्थिति भी बड़ी ख़राब है। तो लेबरों में भी असंतोष है, आम आदमी महंगाई से परेशान है। ये जो मुद्दे हैं, इसकी चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी फिर रिपीट किए हैं, ये दांव शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का कारण बन सकता है। सर क्या नाम है आपका? नितेश अग्रवाल। जिस तरह से अभी साथी प्रशांत जी ने चर्चा की कि पलायन हो रहा है, वोट परसेंटेज इसलिए भी कम पड़ रहा है, बेरोजगारी है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस पूरे कारण को? वोट परसेंटेज में तो कमी जो बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो लोग किराया भाड़ा खर्च करके कोई वोट डालने के लिए तो नहीं ही आएंगे। जो मजदूरी करने गए हैं वो इतना पैसा खर्च करके वोट डालने तो नहीं आएंगे। ये भी बड़ा कारण है जो परसेंटेज में कमी है। दूसरा, गर्मी का भी मौसम है, उसका भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 10-11 बजे के बाद इतनी धूप हो जाती है कि कोई आदमी इतनी देर लाइन में लग के वोट नहीं डालने जा रहा है। ये भी कारण है। बाकी खीरी लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अजय मिश्र टेनी है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा है और अंश कालरा है बीएसपी से। इन तीनों के बीच जातीय समीकरण अगर देखें तो किसके साथ फिट बैठते हैं? जातीय समीकरण की बात करें तो पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता भी चुके हैं। जो कुर्मी बिरादरी है वो इस टाइम उत्कर्ष वर्मा की तरफ बोल रही है। अब वो अभी बोल रही है, बाद में वोट करते समय वो किसको वोट करेगी ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो एक हवा है वो है, तो ये पता चलता है कि कुर्मी बिरादरी के लोग उत्कर्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बड़ा वोट बैंक है, पिछली बार 6 लाख कुछ मत पाए थे। तो इस हिसाब से वो भी अपनी जीत भले कम ज़्यादा से हो लेकिन वो मान के चल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अंशय काला की जो एंट्री हुई है वो भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है, अगर ठीक ठाक उसको मत मिल मायावती आई थी ना यहाँ पर, बार बार सिख कम्युनिटी की बात कर रही थी। मायावती आई थी, कई बातें बोल के गई, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी सिख बोला। कम्युनिटी को लामबंद करने का क्या था मायावती का? इसके पीछे का क्या फैक्टर देखते हैं आप, क्या कारण होगा? सिख कम्युनिटी का तो यह है कि चूँकि किसान आंदोलन में थार कांड हुआ था, उसको लेकर वो उन्होंने नब्ज टटोली कि जो है कि सिखों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट हो जाए, बीएसपी की तरफ घूम जाए, इसीलिए उन्होंने सिख प्रत्याशी भी उतारा है। तो सिख मतदाता तो शायद वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं करा, लेकिन अब वो किसकी तरफ जाता है, सपा गठबंधन में जाता है या बसपा में जाता है, ये तो 13 ही तारीख को पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ये बोल करके बसपा के फेवर में सिखों को अपने तरफ मोड़ने का प्रयास किया। अब उनका ये दांव कितना सटीक बैठता है तो 13 को पता चलेगा। बाकी अखिलेश यादव कई मुद्दे यहाँ पर उठा गए, उनकी जनसभाओं में भीड़ भी काफ़ी देखने को मिली है। इसके बाद तो कहीं ना कहीं मामला बहुत कांटे का लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका?
आलोक श्रीवास्तव। आलोक जी, कैसे देखते हैं पूरा जो अभी लोगों ने बताया, साथियों ने, कि जो चुनाव है वोटिंग भी कम हो रही है, पलायन, बेरोजगारी, कैसे देखते हैं जो जातिगत समीकरण है वो किसके साथ फिट बैठते हैं, किस नेता के साथ, किस पार्टी के? देखिए, पहले बताएं कि अगर चुनाव को देखा जाए तो चुनाव इस समय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस समय जो अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए 3 ही पार्टी हैं। एक तो भाजपा हो गई, सपा हो गई, और दूसरी जो है क्या कहते हैं आपका बसपा हो गई। लेकिन बसपा में आपको ये लगता है, जो क्षेत्र में हमने जाते हुए देखा, लोगों को पूछा है, तो लोगों का ये कहना है कि केवल बसपा जो है सिर्फ वोट काटने के लिए है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है, अगर चुनाव देखा जाए तो सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में रह गया। और 2 लोगों में अगर जाति समीकरण को देखा जाए तो जाति समीकरण में जो अपनी सपा की जो जाति थी, जो मतलब कि जो सपा में वर्मा जो इस समय जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ में वर्मा लॉबी भी पूरी लग जा रही है। उसके साथ में जो है जैसे यादव थे, यादव उनकी बैंक है, तो बैंक भी उनकी जो है उनके साथ में है। अगर यही टेनी के साथ में देखा जाए तो टेनी के साथ में जो पंडित बिरादरी और जो बाकी और बिरादरी जो है, जो इनकी बैंक है, वही इनके साथ में है। बाकी हम अगर देखा जाए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में नाराज़गी है। नाराज़गी के चलते जो है इस समय इनका वजन थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन जी, कैसे देखते हैं जो अभी पूरा जो वोट है, वोट पड़ने वाला है, 13 तारीख को है चुनाव होगा, जाति समीकरण के हिसाब से आप किसको भारी पाते हैं? देखिए, जाति समीकरण की बात अलग है। अभी 3 दिन है और अभी खुल के जो मतदाता हैं सामने नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि भाजपा लगातार चुनाव के लिए कमर कस के रहती है। कोई भी चुनाव आए, 2014 से लेकर लगातार चलती रहती है। चुनावी मूड उनका लगातार रहता है। अभी माहौल तो बड़ा टाइट था, लेकिन प्रधानमंत्री जो आए उससे माहौल हल्का सा घूमा। लेकिन जिस हिसाब से एक बीएसपी के प्रत्याशी उतार दिए गए मैदान में, तो मायावती सरदार हैं, सिख हैं, क्योंकि मायावती ने भी सिख के नाम पर बड़ा वो जोड़ दिया। तो क्या लगता है मायावती ने सिख बिरादरी पे इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि बसपा का वोटर तो, कोर वोटर तो दलित है, सिख पर बहुत ध्यान दिया मायावती ने। इसके पीछे क्या, आपने जो नब्ज टटोली लोगों से बात की, क्या निकल कर आ रहा है आपको? नहीं, कुछ खास नहीं है। ये तो बहुत पुराना मुद्दा है और ये पुराने समीकरण लेकर मायावती ने यहाँ पर कहा था, लेकिन उसका यहाँ पर कुछ खास असर होने वाला नहीं लगता है, दिख रहा है। बाकी जो समाजवादी पार्टी में उत्कर्ष है, चूँकि अभी वो नई नई उम्र का है, टेनी बड़ा नाम है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं देश के। लगता है आपको एक छोटा बच्चा, अगर वो कहें उनको, उनकी नज़रों में बच्चा हुआ, क्या वो मुचैटा ले पाएगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से? नहीं, ठीक है, फाइट कर रहे हैं, अच्छा है। उनका एक अपनी बिरादरी भी है, उसका भी गठजोड़ लेके चल रहे हैं। इंडिया का भी आपने जनसभा में देखा होगा, पूरा इंडिया के गठबंधन के लोग वहाँ पर थे। उससे ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा है। लेकिन बहुत ही इस बार टक्कर है? टक्कर है, इस बार टक्कर है, टक्कर रहेगी इस बार। क्या नाम है आपका? रामजीत सिंह मेरा नाम है। तो टक्कर है इस बार, बता रहे हैं? नहीं, टक्कर अगर देखा जाए तो अगर जाति समीकरण जिस तरीके से हावी हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव की कल रैलियाँ हुई हैं, जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, जो नौजवानों को लेकर उन्होंने बयान दिए हैं, बेरोजगारी को लेकर दिए हैं, गन्ना किसान का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं से मुद्दे हावी रहेंगे। और जिस तरीके से भाजपा देखा जाए तो भाजपा से टक्कर तो है ही है एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो भी एक तरीके से लड़ाई में है। लहर इस बार जो 2 बार लहर रही, लहर के उस पर लोग प्रत्याशी जीत गए, क्या इस बार कोई उस तरह की लहर दिखाई दे रही है आपको? अब देखिए, जो वोटर है वो साइलेंट है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से उसकी जो बात की जाए तो साइलेंट वोट है। जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और बाकायदा जो पलायन की बात जो निकल के आई है, जो बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा है, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, लेबर हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, तो वोट प्रतिशत जो कम हो रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? योगेश वर्मा। योगी जी, कैसे देखते हैं आप इस बार जो चुनाव हो रहा है 2024 में, क्या जातीय समीकरण है, किसके साथ फिट बैठ रहे हैं? जाति समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो जो है उत्कर्ष वर्मा जो इस बार गठबंधन से खड़े हुए हैं, तो जो यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं, तो उनको टक्कर देने का तो काम कर ही रहे हैं। वहीं जो बसपा ने अपने जो प्रत्याशी उतारा अंशे कालरा, वो बाहर से आए हुए हैं, तो वो जनता के बीच जा रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि जनता जो है समर्थन कर रही है, लेकिन वो अभी बाहर से आए हैं, तो जनता अभी नए नए प्रत्याशी कोई जानता नहीं था पहले से। लेकिन जो उत्कर्ष वर्मा की बात की जाए तो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, जनता के बीच भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनको टक्कर भी दे रहे हैं। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीजेपी से लड़ रहे हैं अजय मिश्रा टेनी, तो भी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चुके, सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है बराबर जो उत्कर्ष वर्मा है और दोनों की टक्कर दिख रही है। और जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण जो वो उत्कर्ष वर्मा काफ़ी, क्योंकि कुर्मी है, तो जो कुर्मी समाज है वो उनके साथ इस बार लगा हुआ है, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है कि उत्कर्ष वर्मा जो है खड़े हुए हैं, तो
जो कुर्मी समाज है वो जरूर उनके साथ में है। तो टेनी भी जो इन दोनों अगर टक्कर देखी जाए इस तो बार जातिवाद हावी है। हाँ, कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही रहा है, क्योंकि जातिवाद तो हर जगह है, हर पार्टी में है, हर पार्टी में जातिवाद है। क्योंकि अगर जनता बात करती है कि जो बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ती है, तो इस वजह से जातिवाद तो देखे बीजेपी और जो उत्कर्ष वर्मा है दोनों को टक्कर देखने को मिल रही है लखीमपुर। सर क्या नाम है आपका? जी लोकेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन जी कैसे देखते हैं इस बार 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या समीकरण है? देखिए समीकरण इस बार जाति का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि उत्कर्ष वर्मा यहाँ से कुर्मी समाज से आते हैं और यहाँ की जो सदर विधानसभा है वो कुर्मी बाहुल्य है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका भी अपना एक कद है, 2 बार सांसद रहे हैं। तो देखने का मामला यही है कि बेरोजगारी, पलायन और कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लखीमपुर में आज भी नहीं हो पाई। 10 साल से सरकार में रहते हुए यहाँ का जो मेन कई बार लोगों ने डिमांड की कि हार्ट का डॉक्टर नहीं है, जिससे कई बार कई लोगों की मौतें हो गई। तो इस मामले पे सरकार का ध्यान आना चाहिए था और लोगों का इफ़ेक्ट इस पे जाएगा, पड़ेगा। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वैसे टक्कर दे रहे हैं उत्कर्ष वर्मा जी को, लेकिन ज़्यादा नहीं टक्कर हो पाएगी हमें नहीं लगता है, क्योंकि इनके पुराने भाषणों से कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वोटर जागरूक हो चुका है। चुनाव बेरोजगारी, महंगाई के और अन्य मुद्दों पे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर क्या नाम है आपका? आशीष राठौर। आशीष जी कैसे देखते हैं इस बार 2024 का चुनाव? देखिए महंगाई तो चरम पर है। अगर देखा जाए महंगाई, बेरोजगारी, आज किसानों के भुगतान के लिए पिछले भी चुनाव में और उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि गन्ना भुगतान जो है करा दिया जाएगा। किसान इस बात से नाराज़ है, लगातार हर बार में आते हैं, एक ना एक नया झूठ बोल कर यहाँ से जा रहे हैं। अगली बार में अभी बीते दिन आए हुए थे गोला गोकर्णनाथ में, कौन? मुख्यमंत्री हमारे आदित्य योगीनाथ जी। तो वहाँ पर उन्होंने किसानों के विषय में फिर वहाँ पर बोला कि गन्ने का भुगतान ही कराया जाएगा और दूसरी चीज़ गोला को एक सिटी बना दिया जाएगा। ठीक है, जब भुगतान हो नहीं पा रहा है और गोला को आप सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से हर बार में एक ना एक झूठ बोला जाए। कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो पब्लिक अब की बार इनसे हताश है और समीकरण जो है सपा और भाजपा में जो जा रहे हैं, देखिए 3 जात ऐसी हो गई हैं जो उन्हें कहीं पर हटाया नहीं जा सकता। कुर्मी पूरा लामबंद हो चुका है, दूसरा मोहंडन पूरा लामबंद हो चुका, तीसरा अहिर तो कहीं जा ही नहीं रहा। और रही दलित की बात, ये जो 5 किलो की बात करते हैं, 5 किलो में क्या होता है? 5 से 7 किलो तो 200-300 रुपये का हर एक आदमी गल्ला महीने में खा सकता है। लेकिन समस्या ये फंसती है कि उसको कितना बेरोजगार बना रहे हो। आज गल्ला तो ले रहा है लेकिन सब्जी भरे को पैसा नहीं कमा पा रहा। महिलाएं घर में परेशान हैं। सिलेंडर की अगर रेट देखी जाए तो आज 1000 रुपये के आसपास है और कल जो थी 350। कभी सब्सिडी भी आती थी अच्छी खासी, आज सब्सिडी 24 रुपये आ रही है, 26 रुपये आ रही है, 28 रुपये आ रहे हैं। इससे बढ़िया सब्सिडी का नाम ख़त्म करके आप हटा दीजिए। और जो गांव-गांव के जाकर पब्लिक से जो बात हुई है, वहाँ एक ही बात चल रही है, पब्लिक पूरी चुपचाप है, कहती है जो भी चल रही है अच्छी है सरकार। लेकिन समय आने पर अब 2 दिन बचे हुए हैं चुनाव के, अब देखते हैं पब्लिक क्या करती है। तो क्या नाम है आपका? गोपीचंद। गोपीचंद कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव, क्या जातिगत आंकड़े हैं यहाँ के? देखिए जातिगत आंकड़े नहीं होने चाहिए चुनाव में मेन मुद्दा होना चाहिए जो बेरोजगारी है, शिक्षा का है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और जो जिला खीरी जो चीनी कटोरा बोला जाता था, यहाँ पर मेन समस्या है किसानों की गन्ना भुगतान को लेकर। गन्ना भुगतान भी नहीं हो रहा है क्योंकि कई बार मंचों वादे पूरे नहीं कर रही है सरकार। क्या सरकार अगर वादे पूरे कर रही होती तो पब्लिक उसको लाइक करती, इसीलिए तो पब्लिक लाइक नहीं कर रही है। तो इस बार लहर नहीं चलेगी क्या कोई भी? नहीं, लहर की बात ही होती कि जब कोई जो उनके चुनावी वादे होते हैं जब पूरे होते हैं, जैसे 14 दिन में गन्ने का भुगतान था वो नहीं हुआ। आए दिन पेपर होने से पहले पेपर होने के 1 दिन बाद लीक हो जा रहा है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे युवा, नौजवान, किसान और सभी परेशान हैं। क्या नाम है आपका? आनंद तिवारी। आनंद जी कैसे देखते हैं, सब परेशान हैं बता रहे हैं लोग यहाँ के? हाँ, परेशान तो लोग ही हैं। अभी हम लोग कवरेज पे तो गए क्या सरकारी मशीनरी इसके लिए जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल जिम्मेदार है। अभी हम कवरेज पे गए थे इधर फूलभेड़ साइड में, तो वहाँ पे हमने जनता से जब पूछा कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मतदान करेंगे, तो उनका पहला मुद्दा था कि जो छुट्टा जानवर
वो किसानों के लिए बहुत गलत चीज़ हो रहा है कि उनके खेती गन्ना और सारा चरे जा रहे हैं, इससे वो किसान परेशान है। और एक उनका मुद्दा था पचपेड़ी घाट का पुल, जो अभी तक नहीं बन पाया। 2014 में शायद सांसद जी ने वहाँ पे कहा भी था कि अगर जो हमारी सरकार आती है तो हम जो है पचपेड़ी घाट का पुल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी मुद्दा है। सर क्या नाम है आपका? अतुल मिश्रा। अतुल जी, क्या लगता है 2024 का चुनाव है 2 दिन बाद, कैसे देखते हैं इसको? क्या जातिगत समीकरण है? जातिगत तो नहीं, लेकिन उत्कर्ष जी की पोजीशन जो है वो नंबर 1 पे है। ये कैसे है? तो कहते हैं कुछ लोग, फॉरेस्ट विभाग के कुछ लोग कहते हैं ना कि टैनी जी के कोई रिलेशन के कोई जेलर वेलर हैं, तो इस वजह से बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रशांत जी, यहाँ के लोगों ने एक मुद्दा उठाया, जो हार्ट के डॉक्टर, लाखों की आबादी हार्ट का डॉक्टर, मतलब यहाँ दिल के बीमारी बहुत हैं क्या? दिल की बीमारी तो पूरे देश में ही है, कई हर जगह है, पूरे विश्व में है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो आया एस्ट्राजेनेका ने, अभी जो नया एक वो आया कि कोविशील्ड में जो है लगने के बाद कोरोना में जो है वैक्सीन्स लगी हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। तो एक ये वजह हो सकती है। लेकिन दिल का डॉक्टर तो यहाँ बहुत दिनों से नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई साहब हैं पत्रकार, ये लोग तो राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, यहाँ जब कभी आए, इधर तो खैर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बहुत बड़ी इस तरीके की हुई नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो चलन ख़त्म हो गया है। अब पहले हुआ करती थी, कोई मंत्री आता था तो हम लोग को बुला लिया जाता था। इधर अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर अब नहीं है। लेकिन फिर भी हम भाई मीडिया के माध्यम से ही आदमी सरकार जानती थी, लेकिन अब सरकार सब जानती है, खुद जानती है, तो फिर मीडिया की उसको ज़रूरत हो सकता है ना हो। तमाम लोग आवाज़ उठा चुके हैं कि दिल का डॉक्टर नहीं है, 3 साल से अस्पताल नहीं है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन बिल्डिंग का क्या करेगा आदमी? आप चले जाइए, एक आदमी, बड़ा अच्छा वाक़या मैं बताता हूँ आपको। एक हमारे गांव के हैं श्यामू, दलित बिरादरी के हैं, तो रात में उनके बेटे का मेरे पास, मैं सो रहा था तो 12:30 बजे 1 बजे फ़ोन आया कि वो बाबा कहता है हमको। तो उसने कहा बाबा हमारी मतलब अम्मा, उसकी दादी बीमार थी, तो उसको ले गए होंगे जिला अस्पताल। तो जिला अस्पताल जो है यहाँ पर, चूँकि जिला अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है, वो 13-14 किलोमीटर दूर मोतीपुर में चल रहा है। तो उसका फ़ोन आया कि बाबा जो है अम्मा बीमार हैं और यहाँ लाए हैं अस्पताल में, यहाँ मतलब यहाँ की जो देसी भाषा है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ अम्मा के यहाँ लाए हैं और डॉक्टर यहाँ देख ना रहे हैं। तो हमने खैर जो परिचित थे हम लोगों से फ़ोन करके उनको दिखवा दिया। उसके बाद करीब 1:30 बजे उसके बाद फिर उसका फ़ोन आता है कि बाबा ये लोग हमका लादे लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से ले जाओ इनका। तो हमने कहा क्या हो गया? तो बोले ये एम्बुलेंस लाए हैं और ये कह रहे हैं ले जाओ इनका, ले चलो दूसरी जगह, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो हमने कहा क्या हुआ, क्या है बताओ। तो 1:30 बजे फ़ोन कर रहे हो यार, तुम नहा के परेशान कर रहे हो। तो खैर वो गांव का था तो उसके के नाते उसकी मदद भी करनी थी। तो आमतौर पे हम लोगों के पास इस तरीके के फ़ोन आते रहते हैं, कभी कोई डॉक्टर से, कभी और कोई काम होता है, तो छोटे मोटे काम इस तरीके के सामाजिक जो हैं वो हम लोग कर देते हैं और फ़ोन पे काम भी हो जाता है। लेकिन अब चूँकि इतने दूर हो गया अस्पताल, तो खैर हमने वहाँ पे पता किया तो पता लगा कि उसका फिर फ़ोन, हमने कहा चलो बताना तुम क्या दिक्कत है। तो उसकी दादी को लोगों ने भर लिया एम्बुलेंस में और लेके चले आया। उसका फिर 2:30 बजे फिर फ़ोन आया। हमने कहा इसने तो पूरी रात वैसी तैसी कर दी हमारी। तो खैर उसका फ़ोन आया तो हमने फिर उठाया। तो उसने कहा बाबा फलाने अस्पताल में कोई प्राइवेट, पता नहीं अपोलो या ऐसे कुछ बड़े अच्छे नाम रखे हैं जो प्राइवेट अस्पताल ज़िले में खुले हैं, और कम से कम 100 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल खुले हैं जो चूस रहे हैं। जो मरीज़ गांव का आ जाता है तो उसका इंजेक्शन से खून भी नहीं हो सकता, निकाल लेते हैं। ये दुर्दशा है गांव के मरीज़ की, और केस इतना ख़राब कर देते हैं कि वो जब तक अगली बार अगर लखनऊ ले जाएगा तब तक मरीज़ की हालत क्या होगी भगवान ही मालिक है उसका। तो ये हुआ, उसने बताया कि बाबा यहाँ फलानी जगह। तो हमने कहा यार हमें तो पता नहीं है कहाँ पे है, कुछ बताओ, किसी से बात कराओ। तो रात में 2:30 बजे वो भी किसी से बात कराया, अस्पताल का कोई कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं होगा। तो सुबह फिर हमने कहा सुबह अच्छा हम आएँगे। सुबह गया तो ये नहरिया पे यहीं डॉन बॉस्को स्कूल के आगे एक छोटा सा अस्पताल खुला था, पता नहीं बड़ा अच्छा नाम था, मैं याद नहीं आ रहा है।
तो उसने बताया, तो सवेरे तक उसने 18,000 रुपये का बिल बना दिया था उनका, सवेरे तक। और जब प्राइवेट अस्पताल के लोग सरकारी अस्पताल से कैसे लाद के ले आए भाई? सरकारी अस्पताल से, प्राइवेट एम्बुलेंस से, प्राइवेट अस्पताल के लोग कैसे लाद के लेके चले आ रहे हैं? तो ये एक नेक्सस है, नेटवर्क है बहुत तगड़ा, जो गरीब आदमी को चूस रहा है। सरकार का ध्यान नहीं है, अधिकारियों का ध्यान नहीं है, मंत्रियों का ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो। लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं जो झेल रहा है वही झेल रहा है। इस समय जो बीमार हो जा रहा है, अस्पताल चला जा रहा है, उसकी पूंजी, उसका खेत बिक जा रहा है, ये सरकार को शायद नहीं पता होगा। तो 3 साल से ज़िले में अस्पताल नहीं है, ना इमरजेंसी यहाँ पर चल रही है। रात में कोई बीमार हो जाए, शहर के व्यापारी सब लोग यहाँ नारा लगाते हैं, शहर के व्यापारी भी हैं, कई बार मांग भी की गई कि यहाँ पे एक इमरजेंसी रात में खोली जाए, एक डॉक्टर को बैठाला जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए किसी को, तो एक छोटी इमरजेंसी तो होनी चाहिए। प्राइवेट कहीं भी, महिला अस्पताल में कहीं खोली जा सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, न सांसदों का, न विधायकों का। 8 विधायक दिए इस ज़िले ने और एक भी मंत्री नहीं मिला है, ना ही कोई बड़ा उपक्रम मिला है, ना कोई उद्योग लगा है, ना कोई बता दे भाई। सरकार कहती है ना एमएसएमई में उसने हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़ का व्यापार दिया ना लखीमपुर में। वो एमएसएमई में दिया होगा, निश्चित तौर पे दिया होगा, बहुत अच्छा, लेकिन वो ज़मीन पर भी तो दिखाई पड़े कहीं, ज़मीन पर भी दिखाई जो में ही है भाई, ज़मीन पर दिखाई पड़ना चाहिए, आम आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए, तब माना जाएगा ना। ठीक है, सरकार ने दिया होगा, अच्छी बात है, दिया है, अगर और कैसे दिया है ये आप भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। मिश्रा जी, आप लगातार हार्ट के डॉक्टर की बात करते रहे हैं। अभी लगातार बीजेपी के कई नेता, एक पूर्व नगर पालिका की चेयरमैन थी, उनके पति, उससे पहले युवा मोर्चा के एक उपाध्यक्ष की मौत हुई, उसके बाद भी कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को उठाया। कैसे देखते हैं आप, कैसे, किस फोरम पे आप अपनी बात रखते हैं? देखिए, हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सरकार की लायबिलिटी है, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि किसी मरीज़ का उपचार करे और जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी पूरी देखभाल करे। बात उपचार की चल रही थी। मान लिया आप अपने घर में लेटरिन नहीं बनवा रहे हैं, तो लेटरिन करने की व्यवस्था रखें कि नहीं रखेंगे? ये अजीबोगरीब शहर है कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन अस्पताल की कोई भी व्यवस्था, छोटी सी व्यवस्था भी, जैसे एक डॉक्टर भी यहाँ नहीं रखा गया, और यहाँ से सब हटा लिया गया। रात के 2 बजे मान लिया बीमार होता है आदमी, गरीब आदमी है जिसके पास बाइक भी नहीं, कार भी नहीं, कहाँ जाएगा? और वहाँ जाएगा तो वहाँ कौन सा इलाज है? वो भी ठीक उसी तरह है जिस तरह जिला अस्पताल है, केवल बातें हैं। मेरे संज्ञान में है कि अधिकांश डॉक्टर वहाँ से 1 बजे भाग आते हैं और लखीमपुर आ जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं। 2024 में इसका क्या दिखेगा? डॉक्टरों के प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं, जिला अस्पताल के ज़्यादातर डॉक्टरों के प्राइवेट अस्पताल यहाँ तक है कि नर्स प्राइवेट अस्पताल में करते हैं, वहाँ नहीं करते। लखीमपुर में नर्स सीजेरियन ऑपरेशन कर रही हैं। मैं एक नर्सिंग होम में गया, कुछ समस्या थी किसी की अपने की, तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। तो हमने पूछा कौन डॉक्टर है? बोला वो फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर नहीं था। जो बोर्ड लगा था उसमें डॉक्टर का नाम नहीं लिखा था। पता चला कि उनके जो हस्बैंड हैं वो संविदा पर काम करते हैं गवर्नमेंट में, वो डॉक्टर BMS वगैरह हैं। तो इस तरह से माहौल बना रखा है। और रही सांसद की बात, सांसद तो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं अस्पताल के इर्द गिर्द, कोई मरे कोई जिए, इससे कोई मतलब नहीं आता। वहाँ नेटवर्क नहीं आता है, उसकी बात भी लोगों ने मंत्री से कही थी कि वहाँ क्या कहीं नहीं आता है नेटवर्क। आप अपने मोबाइल को देखिए, अक्सर हैंग हो जाता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली कब जाए कब आए, हो सकता है 15-15 बार चली जाए। आज जब दावा किया जाता है बिजली 24 घंटे रहती, तो 15-15 बार जाती है। हम लोग न्यूज़ भेजते हैं, परेशान हो जाते हैं। लो वोल्टेज रहती है। तो क्या 2024 में चली जाएगी या हैंग हो चली जाएगी? ये जनता तो जनता ऐसी है। ये कहा कि इंदिरा गांधी ने बस से उतार कर नसबंदी करा दी, इंदिरा गांधी हार गई। तो यहाँ पर तो हवा के ऊपर इलेक्शन चलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ क्या होगा, क्यों वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे वोट। देखिए, ये थे लखीमपुर के पत्रकार जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो है चुनाव होता है वो हवा पर होता है। अब नतीजा क्या आएगा वो 4 जून को ही पता लगेगा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, UP तक।